अगर मैं तुम्हें एक स्फेरिकल मिरर दूं और ये बता दूं कि कितनी दूरी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है और इस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, तो क्या तुम ये बता पाओगे कि एग्जैक्टली कितनी दूर पे इमेज बन रहा होगा? अब अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होने वाली है, तो क्या तुम ये बता पाओगे कि इसकी इमेज की हाइट एग्जैक्टली कितनी होगी? तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो, यहाँ हमें दिया हुआ है एक कनकेव मिरर और इसकी फोकल लेंथ ये हमें दी हुई है कुछ स्मॉल एफ, और इसे कुछ यू यूनिट्स की दूरी पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट यू यूनिट्स की दूरी पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट भी हमें दी हुई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO। तो ये सारी चीजें हमें दी हुई है, गिवन। हाँ, और हमें पता लगाना है कि इमेज ये कितनी दूरी पे बन रहा है। तो मान लेते हैं कि इमेज कुछ v यूनिट्स की दूरी पे बन रहा होगा, ये हमें पता लगाना है। और हमें ये भी पता लगाना है कि इमेज की हाइट कितनी होने वाली है, हाइट ऑफ इमेज HI, ये भी हमें पता लगाना है। तो देखो, ये असल में फिजिक्स का सवाल नहीं है, ये मैथ्स का सवाल हो गया। यहाँ पे हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करने वाले हैं और कुछ ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कर देंगे, और उसके बाद हमें दिखेगा कि कुछ साइड्स हमें दी हुई हैं और कुछ साइड्स के बारे में हमें पता लगाना है। तो आओ इसे करते हैं। तो यहाँ हमें पता लगाना है कि इमेज की डिस्टेंस और इमेज की हाइट क्या है। अब अगर तुम डायग्राम में देखो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई इमेज की डिस्टेंस, और ये हो गई इमेज की हाइट, और हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की हाइट, और डायग्राम में ये हो गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ये हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट। तो क्या कोई रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हाइट और इमेज की डिस्टेंस हाइट के बीच में? तो अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज के जो स्पेसिफिकेशंस है ना, ये असल में दो ट्रायंगल्स के साइड्स हैं। इन दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। देखो, इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट ये इस ब्लू वाले ट्रायंगल के साइड्स हो गए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट हाइट ये हो गए इस पिंक वाले ट्रायंगल का साइड। और अगर तुम और ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर कैसे? तो देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल इस ब्लू वाले ट्रायंगल में, ये एंगल ये तो 90 डिग्रीज है, ये तो परपेंडिकुलर है ना। और सिमिलरली इस पिंक वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्रीज है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो पिंक का ये वाला एंगल ये ब्लू के इस वाले एंगल के बराबर होने वाला है। ये दोनों ही एंगल्स बराबर हो जाएंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये है इंसिडेंट रे और ये यहां से हो गई रिफ्लेक्ट, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये तो है नॉर्मल, तो यानी कि ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो यानी कि इस ब्लू ट्रायंगल की ये दोनों एंगल्स बराबर हैं इस पिंक ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स के। अब अगर दो एंगल्स बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी तो बराबर ही होना चाहिए ना, क्योंकि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 ही होता है। अब देखो, अब क्योंकि एंगल सारे बराबर हो गए तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एंगल सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनके साइड्स ये इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। वैसे इसका मतलब बस इतना सा हो गया कि इस पिंक ट्रायंगल की जो हाइट है ये जितनी बड़ी है ना इस ब्लू ट्रायंगल की हाइट से, उतनी ही बड़ी इसकी हाइपोटेन्यूज, पिंक की हाइपोटेन्यूज होने वाली है ब्लू की हाइपोटेन्यूज से, उतनी ही बड़ी पिंक की बेस होने वाली है इस ब्लू की बेस से। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स के साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होने वाले हैं। इसका मतलब कि ये साइड इज टू ये साइड HI डिवाइड बाई HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बराबर होने वाली है किसी भी और दो साइड्स के रेशियो के, हाइपोटेन्यूज के रेशियो या फिर ये बेस का रेशियो। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज से तो हमें मतलब है नहीं, तो केवल बेस की बात करते हैं। यानी कि इस साइड की लंबाई इज टू इस साइड की लंबाई के। अब ये लंबाई ये तो इमेज डिस्टेंस के बराबर है v, तो ये बराबर होने वाला है v डिवाइड बाई ये साइड, ये हो गई u के बराबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v बाई u। तो यहां हमने रिलेट कर लिया है जो हमें दिया हुआ था और जो हमें पता लगाना था इन दोनों को। लेकिन देखो, ये तो अभी भी एक ही इक्वेशन है, हमें HI और V ये दोनों ही पता नहीं है, ये दोनों ही अननोन है। एक इक्वेशन और दो अननोन, ये तो बड़ी नाइंसाफी है यार। तो हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इन ट्रायंगल्स को हटाते हैं और किन्हीं और ट्रायंगल्स पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, किन्हीं ऐसे ट्रायंगल्स पे जहां पे फोकल लेंथ का भी इस्तेमाल हम कर सकते हो, क्योंकि फोकल लेंथ की भी वैल्यू हमें दी हुई है ना। तो मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। किन्हीं दो ऐसे ट्रायंगल की बात करना, किन्हीं दो ऐसे ट्रायंगल को ढूंढना जिसमें फोकल लेंथ का भी हम इस्तेमाल कर सकें और एक रिलेशनशिप निकाल सकें। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, फोकल लेंथ हो गई यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि ये वाली साइड। अब देखो, मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये
ये और यहाँ ये हो गया एक ट्रायंगल जिसमें कि फोकल लेंथ भी इंक्लूड हो रहा है। लेकिन देखो ये ट्रायंगल तो राइट एंगल है नहीं यार, तो इसे सिमिलर करने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, तो इसकी बात नहीं करते हैं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं। तो अगर तुम ध्यान दो तो मुझे दिखेगा एक ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से ये और ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी फोकल लेंथ आ रहा है। और ये वाला ट्रायंगल ये सिमिलर होने वाला है एस ट्रायंगल के, ये छोटा सा ट्रायंगल एस के। देखो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों ही सिमिलर होने वाले हैं। अब कैसे? तो इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ना, ये बराबर हो जाएगा इस एंगल के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये वाला एंगल ये तो खैर 90 डिग्री है ही, और ये बराबर होने वाला है इस एंगल के, ये भी 90 डिग्री होने वाला है। अब तुम सोचोगे कि राम ये 90 डिग्री कैसे हो गया, ये तो एक कर्व्ड साइड है ना, ये तो मिरर की कर्व्ड साइड है, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं। तो देखो असल में इस मिरर को अगर तुम देखो तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इतनी दूर पे है, और ये कर्व्ड मिरर ये बहुत ही बड़ी होने वाली है। ये देखो ये बहुत ही बड़ी मिरर है, और ये हमारी जो मिरर है ना, ये इस कर्व्ड सरफेस का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो इसे मैं ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। देखो जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल हमारी धरती को ले लो, हमारी धरती भी तो स्फेयर है, बहुत ही बड़ी स्फेयर। अब अगर तुम बाहर जाओ तो तुम्हें दिखेगा कि ज़मीन ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम धरती के एक छोटे से हिस्से पे फोकस कर रहे हो। अब वैसे यहाँ पे भी हम एक बहुत ही बड़े स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, तो इस टुकड़े को मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही एक ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन मान सकता हूँ। तो यानी कि ये वाला एंगल इसे मैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री मान सकता हूँ। तो हाँ, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल और इस ब्लू वाले ट्रायंगल में ये दो एंगल हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और बराबर, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री और बराबर। तो यानी कि तीसरा एंगल ये भी बराबर होने वाला है। तो यानी कि एंगल सिमिलैरिटी के केस के कारण ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होने वाले हैं, और इनके साइड लेंथ्स ये प्रोपोर्शनल होने वाले हैं। तो क्यों नहीं तुम एक बार खुद से ट्राई करते हो इस केस में इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखने का, जैसे कि हमने पिछले बार लिखा था। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। देखो इस केस में मैं लिखूंगा इस ब्लू वाले ट्रायंगल की हाइट डिवाइड बाय इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की हाइट, यानी कि HI डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल की हाइट। अब ये कितनी है यार? तो अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि ये हाइट बराबर है इस हाइट के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। HI बाय HO ये बराबर होने वाला है इस ब्लू वाले ट्रायंगल की बेस डिवाइड बाय इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की बेस के। अब इस बेस की लेंथ ये है कितनी? तो देखो ये हो जाएगी इस पूरी लेंथ माइनस इस लेंथ के बराबर, और ये पूरी लेंथ ये होने वाली है V इमेज डिस्टेंस के, और ये लेंथ बराबर होने वाली है F फोकल लेंथ के। तो यानी कि ये दूरी, ये वाली दूरी ये बराबर हो जाएगी V माइनस F के। अब उसे लिख लेते हैं V माइनस फोकल लेंथ F डिवाइड बाय इस ग्रीन ट्रायंगल के बेस लेंथ के, और ये लेंथ है F के बराबर, फोकल लेंथ के बराबर, यानी कि V माइनस F डिवाइड बाय F के बराबर। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमारे पास दो अननोन्स हैं। मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इन दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से केवल अलजेब्रा बचता है, यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री भी खत्म हो चुकी है, तो अब थोड़ी सी जगह बना के अलजेब्रा भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है HI बाई HO, और ये सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में है HI बाई HO। तो यानी कि इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड्स को मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं लिखने वाला हूँ V बाई U, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं V बाई U, ये बराबर हो गया V माइनस F डिवाइड बाई F के। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ U और F को यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो मेरे पास आ जाने वाला है ये VF हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, VF इज इक्वल टू V इंटू यू, V इंटू यू माइनस F इंटू यू, F इंटू यू। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं दोनों साइड VUF से डिवाइड कर देने वाला हूं, डिवाइड बाय VU एंड F। तो अगर मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को सबसे पहले डिवाइड करूं VUF से, तो न्यूमरेटर से VF और डिनोमिनेटर से VF ये कैंसिल हो जाने वाले हैं, और डिनोमिनेटर में केवल बचेगा U, यानी कि इस साइड बच जाने वाला है 1 बाई U। अब उसे लिख लेते हैं 1 बाई U। और अगर इस टर्म की बात करें तो ऊपर से VU और नीचे से VU ये कैंसिल हो जाने वाले हैं, और केवल बचेगा 1 बाई F, 1 बाई F। और अगर इस टर्म की बात करें तो ऊपर से FU और नीचे से FU कैंसिल हो जाने वाले हैं, और नीचे केवल बचेगा V, तो यानी कि इस साइड बच जाने वाला है 1 बाई V, 1 बाई V। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन।
अब इसे थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं अच्छे से दिखने के लिए। मैं दोनों साइड अगर 1/v से ऐड कर दूं, दोनों साइड 1/v को ऐड कर दूं, तो यहाँ से 1/v गायब और यहाँ आ जाएगा 1/v। हमारे पास बच जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस 1/u। अब देखो ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन जो कि रिलेट करती है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। देखो हमें इस सवाल में पता था कि फोकल लेंथ कितना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, और इस इक्वेशन की मदद से मैं ये निकाल सकता हूं कि इमेज डिस्टेंस क्या होने वाला है, इमेज एग्जैक्टली कहां पे बनने वाली है। और यहां से मैं v की वैल्यू को उठा के अगर इस इक्वेशन में डाल दूं तो देखो यहाँ पे u की वैल्यू मुझे पता है, ho की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो अब इसकी मदद से मैं hi यानी कि हाइट ऑफ इमेज, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यानी कि इस सवाल में हमें पता लगाना था इमेज की डिस्टेंस और इमेज की हाइट, और हमने उन दोनों को ही पता लगा लिया है। हमने एक इक्वेशन को भी निकाल लिया जो कि हमेशा फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट कर सकता है। लेकिन देखो असल में ये इक्वेशन ये एक पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड है। देखो हमने जो एग्जांपल लिया था ना, उसमें हम एक कनकेव मिरर ले रहे थे और ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज ही बन रही थी। लेकिन क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं कुछ ऐसी जगह पे रखूं कि वर्चुअल इमेज बने और कनकेव मिरर की जगह पे मैं कन्वेक्स मिरर को ले लूं, तो उस केस में ये वाला इक्वेशन ये होल्ड ट्रू नहीं करने वाला है। देखो ये एक जनरल इक्वेशन नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक केस के लिए इक्वेशन आया हमारे पास। अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे एक जनरल एक्सप्रेशन निकालने की, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के किसी भी टाइप ऑफ इमेज के लिए वैलिड हो और हमें इन सब की रिलेशनशिप दे दे।